कोई एनआरसी के कारण कोई एक व्यक्ति भी विदेश भारत का 130 करोड़ लोग में एक व्यक्ति भी बाहर नहीं जाएगा। ये मैं वादा देता हूं, वादा करता हूं। आदाब नाजरीन, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। शहर हैदराबाद की मशहूर ज़माना आवाम की देरीना खिदमतगार सहाफ़ियों की तंजीम TUWJ यानी तेलंगाना यूनियन वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने मरकजी बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़ा साबित हो जाने वाले CAA, NRC व NPR बिल्स की हकीकत आवाम के सामने लाने के लिए आज बशीरबाग प्रेस क्लब में हैदराबाद के मुतवत्तिन मरकजी बीजेपी हुकूमत की तहवील में ले लिए जाने वाले मिनिस्टर ऑफ स्टेट बराए दाखिला G. किशन रेड्डी के एक प्रेस मीट का एहतमाम किया, जिसमें वज़ीर मौसूफ ने मुतनाज़ा बिल्स की तायद में बयान देते हुए फरमाया कि जारिया बिल्स भारत के मुसलमानों के खिलाफ कतई नहीं है, ना ही इनका मकसद इनकी शहरियत को धक्का लगाना है। इन बिल्स में मुसलमानों का नाम शामिल नहीं किए जाने की कोई और वजह है जो बाद में बतलाई जाएगी। इस मौके पर सहाफ़ियों के ग्रुप में पीछे से एक ने आवाज़ लगाई, क्या मुसलमानों को मुल्क से बाहर कर देने के बाद वजह बतलाई जाएगी? तो इस पर वहां पर सन्नाटा छा गया। लेकिन वज़ीर मौसूफ ने बात को संभालते हुए जवाब देने की कोशिश की कि वो हैदराबाद के मुतवत्तिन हैं, लिहाजा हैदराबादी फितरत के हिसाब से यहाँ के साथ साथ सारे मुल्क के मुसलमानों को धक्का लगाने कतई नहीं देंगे। जो भी बोले हैं फाइनल प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है वही अमल होता है। दूसरा, जो रिलीजियस का नाम कुछ नाम लगाया है सर, मैं पूछना चाहता हूं इस भारत में भी जो रिजर्वेशंस अभी तक अमल किया है, अमल करते वक्त कुछ कास्ट का नाम ले लिया है, मगर दूसरा कास्ट के खिलाफ ऐसा नहीं है ना। शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के नाम पर लेते हैं और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब के नाम पर लेते हैं। माइनॉरिटीज के रिजर्वेशन में भी आप जो तेलंगाना में अमल किया है, कुछ लोगों को नहीं है, कुछ लोगों को रिजर्वेशन लिए। ऐसा ही इसमें होता है, जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में भी ऐसी है। कुछ लोगों को जो बिल्कुल जो पाकिस्तान में उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ, जी नहीं सके, वैसे लोग आए उनको लिए है। रिलीजियस के नाम पर उनको वृक्ष बताते हुए आए, वो लोगों के लिए दिया है। मगर अलग अलग समय पर अलग एक समय पे 4.5 लाख तमिल्स को सिटीजनशिप दिया है। जब नहीं पूछे कोई भी पाकिस्तान से आया है वो लोगों को क्यों नहीं दिए, अफगानिस्तान से आए क्यों नहीं दिए। अलग अलग समय पर अलग अलग इश्यू होता है। जब श्रीनगर से आए 4.5 लाख तमिलन पीपल को पहली बार दिए, उसके बाद 1.5 लाख लोग दिए, अभी लगभग 70,000 लोग हैं। उनको भी आने वाले दिन में सरकार निर्णय लेंगे, समय पे निर्णय लेंगे। ऐसा इतना ही है, कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। NRC के ऊपर कोई कैबिनेट में अभी तक चर्चा न हुए। एक हमारा पार्टी का पॉलिसी था, पहला मालूम है आप सब लोगों को, इलेक्शन मैनिफेस्टो में लगाया, वही शब्द अमित शाह जी ने यूज किया। सरकार का निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। सरकार का निर्णय तो जरूर बताएंगे, कोई डरने का जरूरत नहीं है। आप सब लोग, कोई भी भारत के वासी, कोई डरने का जरूरत नहीं है। कोई NRC के कारण कोई एक व्यक्ति भी भारत का 130 करोड़ लोग में एक व्यक्ति भी बाहर नहीं जाएगा। ये मैं वादा देता हूं, वादा करता हूं नरेंद्र मोदी के सारे 130 करोड़ जनता में एक व्यक्ति भी NRC के नाम पर विदेश भी जाने वाले नहीं है। NRC का भी कोई सोच नहीं है। NRC अभी जब आएगा कब पता नहीं, कुछ भी कोई डरने का बात नहीं। NRC के नाम पर लोगों को भड़काने के लिए, मजहब के नाम पर, रिलीजियस के नाम पर, NRC के नाम पर भड़का के भारत में एक लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए प्रयास कर रहे। ये बहुत गलत है, गलत है, गलत है। रियासत तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज शहर हैदराबाद में पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के नए कॉन्सुलेट जनरल ऑफ IR एम्बेसी ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सफ़ीर बराए भारत हिज एक्सेलेंसी नाहिद इस्सार के साथ साथ बहुत सारे दोनों ममालिक के आला सतही ओहदेदार भी वहां पर मौजूद थे।
members of the diplomatic corps in Hyderabad, Mr. Muhammad Naim Tahir Qadri, Mr. Said Muhammad Ibrahim Sheikh, fellow Afghans, ladies and gentlemen, a very good morning. A great pleasure to be here in the land of Charminar, a city I've heard a lot about throughout my life, a country I've heard a lot about throughout my life, a country that shares bonds with Afghanistan for centuries and for thousands of years. You have heard stories of Kabuliwala. We saw an example of that through our song, the song that was played here. Afghans and Indians share values, share culture, share geography. Today, we are honoring the commitment made by His Excellency, our Honorable President, that Afghanistan will initiate an economic-driven policy. Opening of the Consulate General in Hyderabad is a step in that direction. The Afghan people and the government greatly appreciate the assistance of the Indian government in the last 19 years, especially in the last 19 years. Major projects which have directly impacted the lives of Afghans have been built by the generous assistance of India. Ladies and gentlemen, our partnership is entering in a new era which is based on economic integration of the region and beyond. One of the sole aims of Afghan government for opening the Consulate General in Hyderabad is to better serve the Afghans here and linking the business communities between India and Afghanistan. We encourage the Indian business community, in particular the communities here, to look for investment opportunities in Afghanistan. The untapped Afghan market can provide great trade and investment chances for the businessmen and women here in India. Our Consulate General in Hyderabad and Mumbai and our embassy in India, in New Delhi, will stand ready to assist the businessmen and women of India. Given the central position of Afghanistan as a land bridge connecting Asia, Central Asia to South Asia, Middle East to Far East, we are enthusiastic and very much committed to strengthen regional economic cooperation and integration, in particular in the areas of transit, energy, and trade, with our neighboring countries and wider region countries. Ladies and gentlemen, Afghan products are reaching in Indian markets by air corridor, as our acting ambassador pointed out earlier, from Kabul to Delhi and Mumbai. We hope that with the opening of the Consulate General here, India and Afghanistan can be additionally linked with more air corridor destinations. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Deputy Foreign Minister of Afghanistan, Ms. Nahid Isar, Mr. Ayhan Saeedi, DG of First Political Department of Afghanistan, Mr. Siddiqa Hussaini, Deputy Chief of the Staff of Afghanistan, Mr. Tahir Qadri, Afghan City, New Delhi, Mr. Syed Muhammad Ibrahim Khil, Consulate General of Islamic Republic of Afghanistan, Consulate General of Iran, Consulate General of Turkey, IS officer, and students of Afghanistan, ladies and gentlemen. I am very glad to be part of the opening ceremony of the Consulate General of Islamic Republic of Afghanistan. I welcome all the dignitaries to the fastest progressive state of Telangana in overall development. I am proud that our Telangana state has become #1 in the entire country. Under the dynamic leadership of Honorable Chief Minister Sri K. Chandrasekhar Rao ji. Many developmental and welfare schemes have been launched and implemented in the state.
historical and cultural ties in the field of language and culture. I am told that this Consulate General of Islamic Republic of Afghanistan is mainly open for the benefit of better relation between the two countries and also for Afghan students studying in Hyderabad. Various produces like carpets and dry fruits of Afghanistan are famous in the world. Both the countries have good business and better ties. I am sure that the Consulate of Afghanistan in Hyderabad will play an important role in promoting economic and cultural ties between both the countries. These consulates will serve a liaison with the business community. I am happy that after New Delhi, the capital city of India, and Bombay, Hyderabad has been selected for opening this Consulate of Afghanistan. On the occasion, I wish the Acting Consul General, Mr. Muhammad Ibrahim Khil, all the best and success. Thank you. Jai Telangana, Jai Hind, and Jai Afghanistan. गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने आज तेलंगाना भवन में बल्दिया इंतखाबात के लिए सभी पार्टी लीडर्स का एक जायजा इजलास तलब किया, जिसमें टीआरएस पार्टी के सभी एमएलएस, कारपोरेटर्स और बहुत सारे विज़रा ने शिरकत की। इस मौके पर अपने अपने हल्के जात में बल्दी इंतखाबात के इंचार्ज बनाए जाने वाले एमएलएस से बातचीत करते हुए पार्टी के तरक्की याफ्ता काम को आवाम तक पहुँचाने का उन्हें जिम्मेदार बनाया गया और सभी को तेलंगाना की तरक्की के मफाद में काम करने का मशवरा दिया गया। इस मौके पर सारे इलाकों के एमएलएस में बल्दी इंतखाबात के उम्मीदवारों के लिए ए और बी फॉर्म्स तकसीम करते हुए उन्हें पाबंद किया गया कि जिनको भी ये फॉर्म्स जारी किए जाएंगे उनकी जीत लाजमी होगी। टीएसआरटीसी के अहदेदारों ने आज इत्तला दी है कि शहर में लगेज की मुंतकिली के मामलात को काबू पाने के लिए महकमे ने 50 कार्गो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स आज लॉन्च किया है, जो कि हुकूमत के साथ साथ अवामी लगेज की मुंतकिली के लिए भी इस्तेमाल में लाए जाएंगे। टीएसआरटीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ए पुरुषोत्तम ने बताया कि इब्तिदा में हुकूमत के इस इक़दाम की कामयाबी के बाद इसमें मजीद बढ़ोतरी की जाएगी, जबकि अभी महकमा शहर के कुछ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स की मदद से सामान की मुंतकिलियों को रोबे अमल ला रहा है। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की मुस्लिम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के हालिया मिलीनियम मार्च के खिलाफ में शहर हैदराबाद की पुलिस की जानिब से कई दफात लगाते हुए केसेस बुक करने की पादाश में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एक वफद ने आज तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन मोहम्मद खमरुद्दीन से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश की, जिसमें मुतालबा रखा गया कि महकमे पुलिस का रवैया गैर मुनसिफाना साबित हुआ है, जबकि मिलेनियम मार्च में दहशत ज़दा मुसलमानों की कसीर तादाद ज़रूर शरीक हुई, लेकिन कहीं से भी कोई भी नागहानी सूरत हाल पैदा नहीं की, ना ही लोग पुलिस के लिए सर का दर्द बने। लिहाजा पुरअमन मार्च के खिलाफ में महकमा पुलिस के 22 पुलिस स्टेशनों में केस बुक करके
पुरअमन मार्च के खिलाफ में खुली दुश्मनी जाहिर की गई है। उस वफद में शामिल थे कन्वीनर जेएसी मोहम्मद मुश्ताक मलिक, कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के लीडर अब्दुल्ला सोहेल शेख, एमबीटी के रूह रवा अमजदुल्ला खान खालिद वगैरह वगैरह। तो हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा भी जो चेयरमैन है अक़लियतों पर जो पुलिस का जुल्म हो रहा है उसके लिए कुछ काम करेंगे। तो हमारी दरखास्त पर ये वादा किए हैं कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना से नोटिस तलब करेंगे और जल्द से जल्द ये तमाम जो पुलिस का हैरेसमेंट है उसको रुकाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। रियासत तेलंगाना के बल्दिया इंतखाबात के सिलसिले में जिले संगारेड्डी के कांग्रेसी एमएलए जग्गा रेड्डी की क़ियादत में आज जिला कांग्रेस कमेटी का एक जायजा इजलास बुलाया गया, जिसमें सदाजुपेट म्यूनसिपल काउंसिल के इंतखाबात के सिलसिले में 22 उम्मीदवारों के नामों को खतियत दी गई और जिले संगारेड्डी की म्यूनसिपल काउंसिल के मुकाबले के लिए जग्गा रेड्डी की अहलिया निर्मला जग्गा रेड्डी का नाम सामने लाया गया, जिन्होंने आज अपना परिचय नामजदगी भी दाखिल कर दिया है। तेलंगाना के वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने आज हैदराबाद की मशहूर ज़माना ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में नुमाइश सोसाइटी और यशोदा हॉस्पिटल के इंतजामिया के इश्तराक से कायम किए जाने वाले एक मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर नुमाइश सोसाइटी के सेक्रेटरी के साथ साथ बहुत सारे डॉक्टर्स और समाजी खिदमतगार भी वहां पर मौजूद थे। सीएम केसीआर ने तेलंगाना में सत्ता संभालते ही सबसे पहले महकमा पुलिस के लिए नई कई हजारों एसी 4 व्हीलर्स के इंतजाम करते हुए महकमे पुलिस की तनख्वाहों में भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी कर दी थी, लेकिन फिर भी पुलिस की पुरानी फितरत अभी भी बरकरार देखी गई है। लाखों की तनख्वाहें लेने के बावजूद भी महकमे पुलिस में ऐसे लोग अभी भी बरसरकार हैं जो आवाम का खून चूसते हुए महकमे पुलिस का नाम बदनाम करने में पीछे नहीं हटे हैं और सैकड़ों ऐसे वाक़यात के चलते एक आदत अभी भी आवाम के सामने कभी कभार आ जाया करता है। अभी शहर हैदराबाद के जोबली हिल्स पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एसआई सुधीर रेड्डी की एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने बड़ी मुश्किलों से उन्हें एक शख्स से बड़ी रिश्वत 50,000 का मुतालबा करते और उसे कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हालांकि देखा जाए तो महकमा पुलिस की बढ़ाई जाने वाली तनख्वाहें जिंदगियां गुजारने के लिए बड़ी अच्छी साबित हो सकती थी, जबकि समाज में रोजाना 200 तक 500 की उजरत पर जिंदगियां गुजारने वाला तबका बड़ी कस्मपुरसी में भी खुशहाल जिंदगी गुजारता नजर आया है। आज सुधीर रेड्डी सब इंस्पेक्टर उसका इंस्पेक्टर का आदेशानुसार एक कंप्लेंट वंशी कृष्णा के पास 50,000 रुपीज़ और 2 लिकर बॉटल्स रिश्वत लेने का टाइम पे रेड हैंडेड पकड़ लिया था
सुधीर रेड्डी सब इंस्पेक्टर 29/12/2019 को वंशी कृष्णा के ऊपर एक केस हुआ था कंप्लेंट के ऊपर। उसका ऊपर हुआ सो केस को इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन बेल दिलाने के लिए और तो केस में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए 1 लाख रुपीस रिश्वत पूछा था। तो कंप्लेंट रिक्वेस्ट करने से 50,000 रुपीज़ को उसको कम कर दिया था। उसके बाद में वो जो लिकर बॉटल्स भी लाने के लिए बोला था। आज कंप्लेंट वंशी कृष्णा 50,000 रुपीज़ एंड लिकर बॉटल्स ऐसे को देने के टाइम पे हमारा ACP टीम रेड पकड़ लिया था उसको। कौन से एरिया में हुआ था अभी? ये जुबली हिल्स रोड नंबर 10। तेलंगाना की वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी की सरकर्दगी में आज हैदराबाद के मिनिस्टर्स क्वार्टर्स में TRS हुकूमत का हरितहारा प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें वजीर मौसूफ ने न्यूजीलैंड के मेहमान MPs प्रियंका राधाकृष्णन और माइकल वुड के साथ के कासुगंटी और सुनीता विजय खोसला की मौजूदगी में वहां पर 3 कांवले पौधे पेरे और बतलाया कि हुकूमत हर साल 1 करोड़ ऐसे पौधे जमीन में लगाने का मंसूबा तैयार करके रखा हुआ है, ताकि मुस्तकबिल में रियासत तेलंगाना को हरा भरा करते हुए वाफर मकदार में ऑक्सीजन आवाम तक पहुंचाई जा सके। इन्होंने आगे कहा कि MP जे संतोष कुमार की जानिब से माहौल को हरा भरा करने के मकसद के तहत सभी को अब इस सिलसिले में आगे आ जाना चाहिए। इस मौके पर लेजिस्लेटर गणेश गुप्ता के साथ साथ TRS NRI लीडर महेश बिगाला, TS वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बोर्ड के मेंबर किशोर गौड़ वगैरह वहां पर मौजूद थे। तेलंगाना की लेडी गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आज तारनाका इलाके में वाक़ बर्रे सगीर की शोहरत याफ्ता उस्मानिया यूनिवर्सिटी के इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस सेंटर का दौरा करते हुए वहां पर TRS हुकूमत के हरितहारा प्रोग्राम के तहत कई हरे भरे पौधों को जमीन में लगाया। इस मौके पर कई मुताल्लिका होदेदार भी वहां पर मौजूद थे। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज शहर हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की एक तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए ये राज खोला कि भारत के मौजूदा माहौल में अक्सरियती फ़िरक़े के हिंदुओं के असासे जात के डाटा के तहत अपर कास्ट हिंदुओं की आबादी 22% होने के बावजूद भी इनके असासे जात इनकी फ़ीसदी के तनासुब से कई फ़ीसदी ज़ायद ज़ाहिर हुए हैं, जबकि OBC हिंदुओं की आबादी 35.66% रहने के बावजूद भी इनके पास असासे जात नाम के रह गए हैं। मुल्क में रहने वाले SC/STs की आबादी 27% रहते हुए इनके असासे जात 11.30% सामने आए और अरसे दराज से मुल्क में दबा कर रखी जाने वाली मुस्लिम कम्युनिटी इन सभी से कम यानी सिर्फ 8% तक अपने आप को ऊपर लाने में भी नाकाम साबित रही है। Starting point of something new, because apart from what Mr. Gowda has just said, I don't think so there can be any more transparent way of running a political party, and because very soon a day will come in our Indian democracy wherein political parties will only exist on paper. It will be individuals who will be running the political party because of as rightly pointed out by over here, that the amount of financial wherewithal they have. That would be another sad day, because if political parties remain only on paper, so who's there? X, Y, Z, A, B, C, D, and then and you have those individual agendas being implemented. And I feel that what Mr. Gowda has said, I also agree with him, and it is a worth tried. It should be tried, sir, because if you have all these MNCs, corporate world sponsoring political parties, that is not the best way of running a political system. You need individuals contributing, and I agree with him on this, having a national election fund wherein the citizens decide how this money should be used. What do you
तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में वाक़े गृहकल्पा इमारत में TNGO सदर M.A. मुजीब की जानिब से एहतमाम करदा एक तकरीब में हिस्सा लेते हुए नए साल 2020 के कैलेंडर और एक डायरी की रस्म इजराई अमल में लाई। इस मौके पर वज़ीर सहित इटाला राजेंद्र, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम के साथ साथ बहुत सारे मुतल्लका ओहदेदार भी वहां पर मौजूद थे। रियासत तेलंगाना के ज़िले वरंगल में वाक़े आपनूस फंक्शन हॉल में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वरंगल सिटी कांग्रेस के सदर मोहम्मद अयूब ने आज बतलाया कि वरंगल के पुरअमन माहौल को जहरालूद बनाने के लिए करीमनगर के बीजेपी के MP बंडी संजय ने हालिया हरमकुंडा में मुनक़दा बीजेपी के जलसे में खिताब करते हुए मुसलमानों के खिलाफ में ज़बरदस्त अंदाज में जहर घोल कर वहाँ के माहौल को फसाद ज़दा बनाने की कोशिश की है। इन्होंने इस मौके पर बीजेपी के MP को इंतबाह देते हुए कहा कि वो अपनी ज़बान को काबू में रखे और एक जिम्मेदार MP की तरह अपने ओहदे को निभाएं, मासूम बच्चों की तरह बात ना करें। जबकि आज सारे भारत में हर जगह बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़ा बन जाने वाले CAA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में एहतजाज हो रहा है और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत के सर जाती है और मरकजी हुकूमत ने इस सिलसिले में इस एहतजाज से जूझने का जो रास्ता अख्तियार किया है उसकी आज सारे मुल्क के साथ साथ सारी दुनिया में थू थू हो रही है। ऐसे में बीजेपी के MPs को ये सोचना चाहिए कि मुल्क में अभी इंसानियत बरकरार है या नहीं। NRC, CAA, NRP బిల్లులు తీసుకొచ్చి ఇవాళ దేశంలో ఎక్కడ లేని అరాచకత్వం సంఘటనలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఆ బిల్లును వ్యతిరేకిస్తూ వరంగల్ నగరంలో రాబ్తా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో పార్టీలకు అతీతంగా ఒక ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ ర్యాలీలు ఒక వరంగల్ నగరమే కాకుండా దేశం మొత్తంలో కూడా అన్ని ప్రాంతాలలో ర్యాలీలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. బీజేపీ పార్టీ ప్రవేశపెట్టిన బిల్లును మరి బీజేపీ పార్టీ మద్దతు ఇచ్చుకుంటూ ర్యాలీ చేయడం నిజంగా కూడా విడ్డూరం. ఒకవేళ బీజేపీ పార్టీ ర్యాలీ తీసి మీటింగ్ పెట్టిన సందర్భంలో ప్రజలకు ఏవేవైతే అనుమానాలు ఉన్నాయో, ముస్లింలకు ఏవేవైతే అనుమానాలు ఉన్నాయో, సిక్కులకు, క్రిస్టియన్లకు, వేరే మతాలకు ఉన్న అనుమానాలను నివృత్తి చేయాల్సిన బాధ్యత వీళ్ళపైన ఉండేది. నివృత్తి చేసే సందర్భంలో ప్రజలకు NRC బిల్లులో, మన CAA బిల్లులో, NRP బిల్లులో ఉన్న అంశాలను ప్రజలకు తెలియపరచాల్సిన అవసరం బీజేపీ ప్రభుత్వానికి ఉన్నది. అలాంటి సభలు వీళ్ళు 100 పెట్టుకొని అన్ని కులాలను, అన్ని మతాలకు ఈ యొక్క చట్టం వల్ల ఎవరికి నష్టం లేదు, దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అని మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉండే. మీరు చేసిందే తప్పు. ఆ పనిని ఇవాళ మీరు కప్పిపుచ్చుకోవడం కోసం పార్టీల మీద దండెత్తడం, ఇక్కడ ఉన్న కుల మతాల మధ్యలో చిచ్చు పెట్టడం కోసం మీ యొక్క ప్రసంగాలు జరిగినాయి. మరి బండి సంజయ్ గారు, MP కరీంనగర్ గారు, ఆ రోజు ఆయన MP కూడా కాదు, ఎమ్మెల్యే కూడా కాదు. వరంగల్లో పూజారి హత్య జరిగింది. ముక్త కంఠంతో ఇక్కడ ముస్లింలు, హిందువులకు బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పి ఆ వ్యక్తిని తీసుకుపోయి పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా అప్పచెప్పడం జరిగింది. ఏ పని జరిగినా అది తప్పే అని చెప్పి ఆ రోజు ఒప్పుకోవడం కూడా జరిగింది. ఎవరు చంపినా కూడా అది తప్పే. మరి బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో భారతదేశంలో ఎంతోమంది పాస్టర్లను చంపితే మరి సిగ్గులేని MP ఏ రోజైనా క్షమాపణ చెప్పిండా? ఆ రోజు అడిగిండు ఆయనే. అందరూ భారతీయులే కదా, ఆ రోజు అడగాల్సిన అవసరం నీకు లేదా? మరి మీ బీజేపీ నాయకులు ఎందుకు మాట్లాడలే? మరి వారు వరంగల్ ఉన్నోళ్ళు వేరే పార్టీలను దద్దమ్మలు అంటున్నావు, మీ బీజేపీ నాయకులు దద్దమ్మలు కదా? వరంగల్ నగరం చారిత్రాత్మక నగరం. ఇక్కడ కులాలకు, మతాలకు అతీతంగా మేము మంచిగా బతుకుతా ఉన్నాం. మొన్నటి మా ర్యాలీ, నిన్నటి మీ ర్యాలీ కూడా ప్రశాంతంగా జరిగిందంటేనే దీనికి ఉదాహరణ. ఇవాళ వినాయక నిమజ్జనం జరిగే క్రమంలో వరంగల్లో ముస్లింలు దారి తీర్చడం కోసం నీళ్ళ మండపాలు ఏర్పాటు చేస్తారు. ముస్లింల పీరీలకు హిందువులు ముడుపులు కడతారు. అలాంటి వాతావరణం ఖరాబు చేయడం కోసం బండి సంజయ్ లాంటి నేతలు ప్రయత్నం చేయడం నిజంగా కూడా సిగ్గుచేటు, చాలా బాధాకరమైన విషయం. దయచేసి రాజకీయాలకు అతీతంగా మాట్లాడాల్సిన సందర్భం ఇలా భారతదేశంలో నెలకొన్నది. ఇలా విద్యార్థుల మీద దాడులు అవుతాయి, ముస్లింల మీద దాడులు అవుతాయి, గత కొన్నేళ్లుగా క్రిస్టియన్ పాస్టర్ల మీద దాడులు అవుతున్నాయి. అప్పుడు ఎవరు కూడా మనం స్పందించలేదు. మరి ఇవాళ ఒక ముస్లింల మీద బిల్లు తీసుకొచ్చి ర్యాలీలు తీస్తే మీకు ఉలికిపాటు ఎందుకు? ఇవాళ మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో ఏదో గెలవాలని చెప్పొచ్చి ఇక్కడ యువతలు రెచ్చగొట్టే ప్రసంగాలు చేయడం మంచిది కాదు. సంజయ్ గారు, దయచేసి ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. నిజంగా కూడా మీరు మంచి ఉద్దేశంతో ప్రజలకు అక్కడికి వచ్చే బిల్లే తీసుకొచ్చే
100 కాదు, ప్రతి గ్రామంలో ఒక సమావేశం పెట్టి నివృత్తి చేయండి. ముస్లింలకు కూడా దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఎదురు ఎవరైతే మీ యొక్క బిల్లును వ్యతిరేకిస్తారో వాళ్ళని పిలిచి బిల్లు యొక్క సారాంశం చదవమని చెప్పండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. అంతేగాని మీరు వ్యక్తిగత లాభంగా మోడీ యొక్క ప్రసన్నం చేసుకోవడం కోసం, కేంద్రం యొక్క బీజేపీ ప్రసన్నం చేసుకోవడం కోసం